यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप बिहार में होने वाली प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में हम डीएलएड विषय से संबंधित कंटेंट्स एवं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक फुल वॉच करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 डीएलएड विषय और जो क्लास 5 है, ये वीडियो जो है ये 5वां वीडियो है डीएलएड विषय से संबंधित इकाई 1 के टॉपिक 5 पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने सिलेबस में बताया था कि बीपीएससी द्वारा आयोजित जो प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें 150 प्रश्न होंगे जो 150 अंक के होंगे और 75 प्रश्न डीएलएड विषय से संबंधित होंगे और 75 प्रश्न जो है समान अध्ययन से रिलेटेड होंगे। और डीएलएड विषय से संबंधित जो होंगे वो इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक होंगे और सभी इकाई में 6 या 7 आपको टॉपिक पढ़ने होंगे। तो इकाई 1 के टॉपिक 5 में जो टॉपिक है वह है शिक्षा सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। और डीएलएड विषय से संबंधित ये क्लास 5 वीडियो है। यदि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इससे प्रीवियस वीडियो सभी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे और बातें करते हैं इस वीडियो में। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको तक मिल सकता है। तो जल्दी से हम लोग इसको सबसे पहले चयन प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। हम लोग डीएलएड विषय से संबंधित कंटेंट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चयन प्रक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। तो ये लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ के आधार पर प्रश्न आएंगे आपको। जो इसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा सामान्य अध्ययन का और दूसरा पार्ट होगा डीएलएड विषय से संबंधित। यानी प्रश्न पत्र जो है 2 भाग में बटा हुआ रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में सामान्य अध्ययन से संबंधित 75 प्रश्न होंगे एवं 75 अंक का होगा और डीएलएड विषय से संबंधित 75 प्रश्न होगा जो 75 अंक का होगा। और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 150 अंक का होगा टोटल एग्जाम। और आप यहाँ तक देख पा रहे होंगे भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में समान अध्ययन होगा और भाग 2 में डीएलएड विषय से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। और जो प्रश्न पत्र 2 पार्ट में रहेगा, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में आप देख पा रहे होंगे समान अध्ययन है जिसमें प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता से 25 प्रश्न जो 25 अंक का हो सकता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो 10 प्रश्न 10 अंक का हो सकता है। समाज विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न जो 10 अंक का हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 10 प्रश्न जो 10 अंक का हो सकता है। भूगोल से 10 प्रश्न जो 10 अंक का हो सकता है और भारतीय राजनीति से संबंधित 10 प्रश्न 10 अंक हो सकता है। इस प्रकार भाग 1 से आप सभी विषयों का कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने मार्क्स हो सकते हैं आप देख रहे हैं। और इस प्रकार आप भाग 2 में डीएलएड विषय से संबंधित 75 प्रश्न जो इकाई 1 से इकाई 8 तक हमें देखना है। तो इकाई 1 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट टॉपिक हो चुका है। इसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ये सभी 4 टॉपिक्स आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग हैं शिक्षा समान अवधारणा, उद्देश्य विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसी वीडियो में अंत में हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे। अब किस प्रकार से मेघा क्रम बन सकता है उसको आप देख लीजिए। तो लिखित परीक्षा जो है कुल प्राप्तांक भाग 1 एवं भाग 2 के आधार पर औपबंधिक मेघा सूची तैयार करेगी। लेकिन यदि प्राप्तांक समान हो जाए 2 विद्यार्थियों का या 3 शिक्षक अभ्यर्थियों का
तो उस वक्त डीएलएड विषय यानी भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। और यदि डीएलएड के विषय में भी प्राप्तांक समान होगी तो उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार से मेधा सूची तैयार होगी। अब चलते हैं हम लोग कंटेंट्स पे और कंटेंट्स को देखते हैं और इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 डीएलएड विषय इकाई 1 का टॉपिक 5 और टॉपिक है शिक्षा समान अवधारणा उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। तो चलते हैं हम लोग पॉइंट वाइज जो है इसमें हम लोग देखते जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाली है प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य के भीतर पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य के भीतर जो पूर्णता है, पूर्णता की अभिव्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो जानकारी है वो यदि अभिव्यक्त कर पा रहा है वही उसकी शिक्षा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1945-49 के अनुसार शिक्षा व्यक्ति को दूरदर्शी, साहसी एवं बुद्धिमान बनाने का साधन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार शिक्षा बच्चों को व्यवहारिक जीवन जीने की कला सीखने की प्रक्रिया है। इन सभी बातों को अब ध्यान में रखेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1954-66 के अनुसार शिक्षा जो है राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता एवं राष्ट्र कल्याण की भी कुंजी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वदेशी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। तो शिक्षा से रिलेटेड ये सब बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शिक्षा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की अवधारणा क्या है। तो विद्वानों का विचार है कि विद्यालयों में ही बालक को शिक्षा दी जाती है, वहीं पर रहकर वे जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं, वहीं पर व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की रचना होती है और उसी के अनुरूप उसके चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी विद्वानों का विचार था, ये विचार है कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसमें चरित्र का एवं व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो विद्यालय में ही संभव है। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे शिक्षा की 3 अवधारणाएं क्या है। शिक्षा की 3 अवधारणाएं क्या हैं? तो एक शैक्षिक ढांचे के भीतर सीखने की 3 मूल अवधारणाएं होती है और वो अवधारणाएं हैं रचनावाद, ब्लूम का वर्गीकरण और ज्ञान मीमांसा। और इन तीनों मूल अवधारणाएं को हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला है रचनावाद। सीखने सिखाने का वैसा सिद्धांत जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया कर स्वयं करता है, यह प्रक्रिया प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से अनवरत चलते रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण तो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 ईस्वी में अपने पुस्तक में शिक्षा के उद्देश्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया और उसका नाम है भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान का सिद्धांत दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है जो ज्ञान का युक्तिबद्ध अध्ययन करती है, हमें ज्ञान, मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित करने की अनुमति देता है। तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों अवधारणाएं को आप समझ पाए होंगे
रचनावाद, ब्लूम का वर्गीकरण एवं ज्ञान का मीमांसा। यह हमें महत्वपूर्ण, स्वतंत्र और रचनात्मक मनुष्यों को बढ़ाने में भी मदद करता है, जो अपने स्वयं के जीवन का प्रभार लेने में सक्षम होंगे। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शिक्षा के उद्देश्य। अब शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित हम बातें को जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक के चरित्र का विकास करना होता है। चरित्र का अर्थ है आंतरिक दृढ़ता और एकता के साथ ज्ञान और मानसिक विकास करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि चरित्रवान व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वह उसके आदर्शों तथा सिद्धांतों के अनुसार होता है। शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मानव की प्रवृत्तियों का परिमार्जन हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य के तहत सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाना है, जबकि जटिल उद्देश्यों के अंतर्गत बच्चों को एक कुशल नागरिक और अपने जीवन यापन हेतु सफलता के चरम बिंदु तक पहुंचाना है। तो मैं समझता हूँ इन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे और ये शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित पॉइंट था। इसके बाद हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कोठारी आयोग 1964-66 ने शिक्षा के मुख्यतः 3 उद्देश्य बताए, और वो 3 उद्देश्य हैं राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के विकास के लिए अधिकाधिक उत्पादन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समीक्षा हेतु 1990 में गठित आचार्य राममूर्ति समिति ने अपने प्रतिवेदन का नाम प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर रखा। अब हम लोग शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 3 मुख्य अंग हैं: सिखाने वाला, सीखने वाला और प्रयुक्त होने वाली सामग्री या क्रिया। यह जरूरी नहीं है कि सिखाने वाला सीखने वालों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी सीख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि समाज में शिक्षा व्यापक एवं सामाजिक दोनों अर्थों में चलती रहती है, लेकिन हमें शिक्षा उसके व्यापक रूप में ही लेनी चाहिए। अतः शिक्षा को हम एक अविरल प्रक्रिया भी कह सकते हैं। शिक्षा जो है प्रक्रिया के कुछ उद्देश्य होते हैं जो समाज के द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं, यानी विकास की ओर उन्मुख होते हैं। अतः शिक्षा को हम विकास की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि शिक्षा की विषय सामग्री को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। व्यापक अर्थों में यह बहुत व्यापक होती है, लेकिन संकुचित अर्थ में शिक्षा की सामग्री पाठ्यक्रम तक ही सीमित रहती है, लेकिन दोनों ही अर्थों में शिक्षा समाज का विकास करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से देख पा रहे होंगे कि व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां बहुत व्यापक होती है, लेकिन प्रायः संकुचित अर्थ में सीमित ही होती है। शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म, दर्शन, संस्कृति, समाज की संरचना, अर्थतंत्र एवं प्रगति पर निर्भर करता है। अब हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? तो पॉइंट के माध्यम से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि शिक्षा एक स्वदेश व सचेतन प्रक्रिया है। शिक्षा अंतःशक्तियों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है। शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। शिक्षा एक द्विमुखी और बहुआयामी प्रक्रिया है। शिक्षा समायोजन की भी प्रक्रिया है। अब हम लोग इस टॉपिक से संबंधित शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य एवं प्रकृति से संबंधित कुछ MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और क्वेश्चन फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, अरस्तु। इसके बाद इसी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 भी देख पा रहे होंगे कि निरंतर शिक्षा में पतन के लिए दोषी है, यानी कौन दोषी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा
तो सी ऑप्शन होगा अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। और इसी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 भी देख पा रहे होंगे, आपके विचार में शिक्षा के उद्देश्य होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, बालकों का सर्वांगीण विकास। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे, समुदाय को विद्यालय में लाने के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, और वह है समाज। और इसी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 भी देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विद्यालय के लिए सर्वोत्तम स्थान हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, छात्रों के लिए सुरक्षित एक क्षेत्र में। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह ई ऑप्शन हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए ई ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है। तो यहाँ पे संग्रहालय जो है, संग्रहालय और परिवार ये साधन नहीं है। तो इस प्रकार से ई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही एवं सटीक आंसर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होना चाहिए वो ए ऑप्शन होना चाहिए, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे, निम्न में से क्या आजकल दी जा रही शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होना चाहिए वो बी ऑप्शन होगा, इसमें ज्ञान का स्वरूप एकदम सैद्धांतिक है। और इसी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 भी देख पा रहे होंगे, जब कोई व्यक्ति अनियंत्रित वातावरण में शिक्षा ग्रहण करता है तो उस शिक्षा को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यापक शिक्षा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे, स्कूली शिक्षा को किस प्रकार की शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य शिक्षा। और इसी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार की शिक्षा का कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होना चाहिए वो बी ऑप्शन होना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा। अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आंसर, यानी इस वीडियो में जो कंटेंट्स देखें और उसी कंटेंट्स के आधार पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप सभी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और यदि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूट्यूब में यदि आप जाएंगे और यूट्यूब में जाकर सर्च बार में @TR प्रमोद कुमार टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो मेरा सभी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे डीएलएड विषय प्रधान शिक्षक पे जाएंगे तो उसमें सभी वीडियो जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक भी कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यदि सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो बस आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक्स।